लखनऊ की जगह अब दिल्ली की गलियां थीं और सुबह का माहौल वैसा ही बेचैन। सूरज की किरणें हल्की थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव। चांदनी चौक के चौराहों पर ट्रैफिक का शोर, रिक्शों की घंटियां और लोगों की जल्दबाजी। शहर जाग चुका था, पर दिलों में एक अनकहा डर था। इन्हीं भीड़ भरी सड़कों पर एक पुराना नीला रिक्शा पुरानी दिल्ली की तंग गलियों की ओर बढ़ रहा था। रिक्शे में बैठी थी एक महिला, सलवार कमीज में, चेहरे पर दुपट्टा, आंखों पर बड़ा चश्मा और हाथ में एक पुराना थैला। कोई देखता तो समझता कि कोई साधारण औरत है, शायद किसी काम से बाजार आई हो। लेकिन वह कोई आम औरत नहीं थी। वह थी आईपीएस अधिकारी शालिनी वर्मा, दिल्ली पुलिस की सबसे तेज तर्रार और नन्हा अफसरों में से एक। आज उसकी आंखों में कानून की चमक नहीं, बल्कि एक मिशन की बेचैनी थी। वह एक खतरनाक मानव तस्करी रैकेट को तोड़ने के लिए निकली थी, बिना वर्दी, बिना हथियार, सिर्फ एक नकली नाम, राधा के साथ। रिक्शा चला रहा था एक 32 साल का साधारण सा इंसान, अहमद खान। माथे पर पसीना, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अनोखी शांति। उसने शालिनी को एक साधारण सवारी समझा था। रास्ते में उसने न कोई सवाल किया, न ज्यादा बात। शालिनी को यह बात पसंद आई। उसने धीमी आवाज में कहा, पहाड़गंज की उस गली में छोड़ देना। अहमद ने बिना मुड़े सिर हिलाया। रिक्शा आगे बढ़ा। शालिनी की धड़कनें तेज थीं। वह जानती थी कि यह मिशन आसान नहीं। यह रैकेट सिर्फ गैंगस्टरों का नहीं, बल्कि नेताओं, अफसरों और दलालों का एक संगठित जाल था। उसे खुफिया सूचना मिली थी कि आज रात एक नई डील होने वाली है। उसका इरादा था कि वह उसी जगह पहुंचे, सौदा होते हुए पकड़े और रैकेट के सरगना तक पहुंचे। लेकिन तभी उसे हल्का चक्कर आया। उसने माथा पकड़ा, लगा जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। पेट में ऐंठन, आंखें भारी। उसने थैले से पानी निकाला, 2 घूंट पिए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। रिक्शा अब दरियागंज के पास था। शालिनी की आंखें झपकने लगीं, कानों में अजीब सी गूंज। वह कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। अचानक उसका सिर सीट से टकराया और वह बेहोश हो गई। अहमद को पहले लगा कि शालिनी शायद थक गई है, लेकिन जब उसने रियरव्यू मिरर में देखा कि उसकी आंखें खुली हैं पर पुतलियां स्थिर, तो वह घबरा गया। उसने रिक्शा रोका, पीछे मुड़ा और देखा कि शालिनी की सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा पीला, होंठ नीले। उसने आसपास देखा, न पुलिस न एम्बुलेंस। बिना वक्त गंवाए उसने शालिनी को गोद में उठाया, उसका दुपट्टा ठीक किया और पास के एक छोटे से निजी अस्पताल की ओर दौड़ा। भीड़ में लोग रुककर देखने लगे। कुछ ने फोन निकाले, कुछ ने सवाल किए। अहमद चिल्लाया, चुप रहो, जिंदगी का सवाल है। अस्पताल में गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने उसे धक्का देकर अंदर घुस गया। डॉक्टर, कोई है? उसकी आवाज गूंजी। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने पूछा, मरीज का नाम? अहमद ने कहा, नाम नहीं पता, बस बेहोश है, शायद जहर दिया गया है। डॉक्टर दौड़े आए। शालिनी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। डॉक्टरों ने जांच शुरू की। एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, यह स्लो पॉइजनिंग है, सांस की नली बंद कर रहा है। एंटीवेनम इंजेक्शन, ड्रिप और ऑक्सीजन के साथ इलाज शुरू हुआ। अहमद बाहर वेटिंग एरिया में बैठ गया, माथे पर पसीना, हाथ कांपते हुए। वह शालिनी को नहीं जानता था, लेकिन उसकी जान बचाना अब उसका मिशन बन चुका था। रात बीत गई। अहमद ने वहीं कुर्सी पर रात काटी। नर्स ने कहा, आप जा सकते हैं, हमने केस संभाल लिया। लेकिन अहमद ने कहा, नहीं, जब तक यह औरत होश में नहीं आती, मैं नहीं जाऊंगा। सुबह 5 बजे एक नर्स दौड़ती आई, होश में आ गई हैं। अहमद उठ खड़ा हुआ। उसने कमरे में झांका। शालिनी की आंखें अब खुल रही थीं, सांसें सामान्य हो रही थीं। डॉक्टर ने कहा, आपने समय पर लाकर जान बचा ली। अहमद चुप रहा, सिर्फ सिर झुकाए खड़ा रहा। शालिनी ने होश में आते ही अहमद को देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम कौन हो? उसने पूछा। अहमद, रिक्शा ड्राइवर। आप बेहोश हो गई थीं तो मैंने आपको यहां लाया। शालिनी ने धीरे से कहा, धन्यवाद। लेकिन यह शब्द उस एहसान के सामने छोटा था। उसने पूछा, कब से यहां हो? रात से, अहमद ने जवाब दिया। शालिनी की आंखें फिर नम हुईं। एक अनजान रिक्शा ड्राइवर ने उसकी जान बचाई, बिना कुछ जाने, बिना कुछ मांगे। अस्पताल में अगले कुछ दिन शालिनी को यह समझ आया कि उसे जहर दिया गया था। रैकेट को उसकी भनक लग चुकी थी,
लेकिन अब वह और मजबूत थी। अहमद हर दिन अस्पताल आता, कभी फल लाता, कभी हाल पूछता। एक शाम शालिनी ने उसे पास बुलाया। बैठो अहमद। उसकी आवाज में अफसर नहीं, एक इंसान बोल रहा था। अहमद सकपकाया, लेकिन बैठ गया। कहाँ रहते हो? शालिनी ने पूछा। जामा मस्जिद के पास, छोटा सा घर। माँ और छोटी बहन है। मैं ही कमाता हूँ। दिन में रिक्शा, रात को बच्चों को पढ़ाता हूँ। शालिनी मुस्कुराई। पढ़ाते हो? क्या? हाँ, गणित। बच्चे कहते हैं मुझे अच्छा पढ़ाना आता है। शालिनी ने पूछा, पता है मैं कौन हूं? अहमद ने कहा, डॉक्टरों से सुना आप अफसर हैं, लेकिन मेरे लिए आप इंसान हैं। शालिनी की आंखें भर आईं। उसने पूछा, पुलिस की नौकरी का सपना देखा? अहमद हंसा, मेरी औकात नहीं मैडम, मैं तो बस भीड़ का हिस्सा हूं। शालिनी ने कहा, तुम जैसे लोग ही असली ताकत हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, अहमद, जिसने वर्दी को इंसानियत सिखाई। अस्पताल से छुट्टी के बाद शालिनी ने मिशन को और तेज किया। अहमद अब सिर्फ रिक्शा ड्राइवर नहीं, उसका सहयोगी था। उसने उसे बताया, तुम उन गलियों को जानते हो जहां पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें मेरे लिए हथियार हैं। शालिनी ने उसे एक छोटा कैमरा, रिकॉर्डर और वॉकी टॉकी दिया। खतरा हो तो सिग्नल देना, मेरी टीम तुम्हें ट्रैक करेगी। अहमद अब हर सवारी पर नजर रखता, हर बात रिकॉर्ड करता, हर रात शालिनी को रिपोर्ट देता। एक दिन वह पहाड़गंज की एक गली से गुजरा, जहां एक 50-55 साल का आदमी रिक्शे में बैठा, आंखों में काजल, हाथ में सोने की घड़ी। वह फोन पर बोल रहा था, नई लड़की है गांव की, साहब को पसंद आएगी, जल्दी बिक जाएगी। अहमद ने कैमरा ऑन किया, सब रिकॉर्ड किया। आदमी ने जिस गली में उतरने को कहा, वह वही गली थी जिसका जिक्र शालिनी की फाइल में था। गली नंबर 14, कोठा नंबर 7। अहमद ने रिकॉर्डिंग शालिनी को दी। शालिनी ने सुना तो उसका खून खौल उठा। ये वही आदमी था जो हमेशा बच निकलता था, क्योंकि उसके पीछे था एक बड़ा नाम, नेता का बेटा, रोहन मेहरा। शालिनी ने अहमद से कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया, अब यह जाल और खतरनाक हो गया है। अब मिशन का आखिरी चरण था। शालिनी ने अहमद को ट्रेनिंग दी, कैसे रिकॉर्ड करना, कैसे डर छिपाना। अहमद को फोन आया, कल रात डील है, लड़की लेकर आना, ज्यादा सवाल मत करना। शालिनी ने अपनी टीम को तैयार किया। डील की रात दिल्ली में दिवाली का शोर था, लेकिन गली नंबर 14 में सन्नाटा। अहमद अपने रिक्शे में था, साथ में एक नकली पहचान वाली महिला कांस्टेबल, चेहरा ढका, हाथ कांपते हुए। भैया, डील हो जाएगी ना? उसने पूछा। हाँ, चुप रहो, अहमद ने कहा। गली में वही आदमी खड़ा था, साथ में 2 गुंडे। आ गया रिक्शा वाला, उसने कहा। अहमद ने सिर झुकाया। लड़की सही है ना? हाँ, गांव की है, अहमद ने जवाब दिया। तभी एक काली एसयूवी आई, शीशा नीचे हुआ। रोहन मेहरा था, सफेद कुर्ते में, आंखों में घमंड। सामान तैयार है? उसने पूछा। हाँ, ताजा माल, गुंडे ने कहा। शालिनी वॉकी टॉकी पर सब सुन रही थी। उसने कोडवर्ड कहा, रात ढल रही है। पलक झपकते पुलिस की टीमें गली में घुस गईं। सीसीटीवी जाम, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे जमीन पर गिरा दिया गया। गुंडे, दलाल, कोठा मालिक सब पकड़े गए। कोठों से लड़कियों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। रोहन चिल्लाया, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? शालिनी सामने आई, हाथ में फाइल। जानती हूं, इसलिए पकड़ा है। थाने में भीड़ थी, मीडिया की गाड़ियां बाहर। रोहन मेहरा, जो कभी रैलियों में तालियां बटोरता था, अब हथकड़ी में था। शालिनी ने उससे कहा, तेरे जैसे लोग मां बेटियों की नींद चुराते हैं, अब तू जेल में नींद खोएगा। बाहर शालिनी ने प्रेस से कहा, इस मिशन का हीरो न वर्दी है, न अफसर, यह एक इंसान है, अहमद। अगले दिन अखबारों की सुर्खी थी, रिक्शा ड्राइवर ने तोड़ा मानव तस्करी का जाल, आईपीएस अफसर ने बनाया मिशन का हीरो। शालिनी ने अहमद को सुरक्षा दी, उसे गुप्त स्थान पर शिफ्ट किया। लेकिन अहमद ने कहा, मैडम, मैंने सिर्फ दिल की सुनी। अस्पताल से खबर आई कि एक छुड़ाई गई लड़की ने होश में आते ही पूछा, वो रिक्शा वाला जिंदा है? उसने बताया कि अहमद ने उसे पानी की बोतल दी थी और कहा था, मैं तुम्हें बचाऊंगा। शालिनी अहमद को अस्पताल ले गई। लड़की ने उसे देखते ही रोते हुए कहा, आपने वादा निभाया। अहमद की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तुम आजाद हो, उसने कहा।
शालिनी ने एक नई योजना शुरू की, नागरिक सिपाही योजना। इसके तहत आम लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपराध के खिलाफ समाज की आंख बन सके। पहला प्रशिक्षक अहमद। हॉल में तालियां गूंजी। अहमद ने कहा, मैडम, मैं कुछ जानता नहीं। शालिनी बोली, तुमने जो किया वो हर डिग्री से बड़ा है। एक शाम शालिनी ने अहमद से पूछा, अगर उस रात को फिर जीना पड़े तो क्या करोगे? अहमद ने कहा, अगर आप जैसी अफसर हैं तो मैं हर रात ऐसी जिंदगी जीने को तैयार हूं। अगली सुबह एक बच्चा शालिनी के पास आया। आप अहमद अंकल को जानते हैं? मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं। शालिनी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनके जैसा बनो, फिर कभी डर नहीं लगेगा। अहमद अब सिर्फ एक रिक्शा ड्राइवर नहीं था, वह दिल्ली की गलियों में एक मिसाल बन चुका था। नागरिक सिपाही योजना ने शहर में हलचल मचा दी। लोग अब डर कर चुप नहीं रहते थे। मोहल्लों में छोटी छोटी कमेटियां बनने लगीं, जहां अहमद जाता और लोगों को सिखाता कि कैसे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी है, कैसे बिना डरे पुलिस तक बात पहुंचानी है। लेकिन रोहन मेहरा का केस इतना आसान नहीं था। उसका पिता, एक बड़ा नेता, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था। वकीलों की फौज, मीडिया में खबरें दबाने की कोशिश और पुलिस पर दबाव। शालिनी को पता था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। उसने अहमद से कहा, अब हमें और सबूत चाहिए, रैकेट का हर नाम, हर कनेक्शन। अहमद ने फिर गलियों में उतरना शुरू किया। इस बार वह और सतर्क था। उसने एक नया तरीका अपनाया। वह रिक्शा चलाते वक्त बच्चों को मुफ्त सवारी देता और उनसे बात करता। बच्चे गलियों की आंख होते हैं। उनसे उसे पता चला कि गली नंबर 14 के अलावा एक और गोदाम है, करोल बाग में, जहां रात को ट्रक आते हैं। अहमद ने यह बात शालिनी को बताई। शालिनी ने एक नया ऑपरेशन प्लान किया। इस बार अहमद को गोदाम के पास रिक्शा स्टैंड पर तैनात किया गया। उसने देखा कि रात 2 बजे एक ट्रक आया जिसमें से कुछ लड़कियों को उतारा गया। अहमद ने चुपके से वीडियो बनाया और शालिनी को भेजा। शालिनी ने तुरंत रेड डाली। गोदाम से 15 लड़कियां छुड़ाई गईं और एक नया नाम सामने आया, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो रैकेट को प्रोटेक्शन दे रहा था। यह खुलासा दिल्ली पुलिस के लिए झटका था। शालिनी को अब अपने ही डिपार्टमेंट में सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन अहमद ने हार नहीं मानी। उसने मोहल्लों में जाकर लोगों को और जागरूक किया। धीरे धीरे लोग पुलिस पर भरोसा करने लगे। नागरिक सिपाही योजना अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक दिन जब शालिनी और अहमद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, एक पत्रकार ने पूछा, अहमद, आपने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? अहमद ने कहा, जब मैंने उस रात मैडम को बेहोश देखा तो लगा कि अगर मैं चुप रहा तो मेरी बहन, मेरी मां भी कभी खतरे में हो सकती हैं। मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ा। शालिनी ने माइक लिया, यह जंग वर्दी और इंसानियत की है। अहमद ने साबित किया कि कानून की ताकत अफसरों में नहीं, हर उस इंसान में है जो गलत के खिलाफ खड़ा हो। राज्यपाल भवन में उस दिन एक समारोह था। अहमद को नागरिक सम्मान से नवाजा गया। मंच पर वह साधारण कुर्ते में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था। शालिनी ने कहा, यह सम्मान सिर्फ अहमद का नहीं, हर उस इंसान का है जो इंसानियत को जिंदा रखता है। उस रात जब अहमद अपने घर लौटा, उसकी मां ने पूछा, बेटा, तूने ऐसा क्या किया कि सारा शहर तेरा नाम ले रहा है? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मैंने सिर्फ वही किया जो आपने सिखाया, इंसान को इंसान समझना। दिल्ली की गलियों में अब अहमद का नाम एक मिसाल बन चुका था। नागरिक सिपाही योजना ने न सिर्फ अपराध के खिलाफ एक नई लहर पैदा की थी, बल्कि आम लोगों में भी हिम्मत जगा दी थी। लेकिन शालिनी वर्मा जानती थी कि रोहन मेहरा और उसके रैकेट का पकड़ा जाना सिर्फ शुरुआत था। मानव तस्करी का यह जाल इतना गहरा था कि इसकी जड़ें दिल्ली की गलियों से निकलकर देश की सीमाओं तक फैली थीं। और अब एक नई चुनौती सामने थी। एक ऐसा शख्स जिसका नाम फाइलों में नहीं था, लेकिन जिसकी साए की तरह हर जगह मौजूदगी थी। उसे सिर्फ एक कोड नेम से जाना जाता था। शालिनी के ऑफिस में देर रात की बैठक चल रही थी। मेज पर फैली फाइलें, कॉफी के ठंडे कप और दीवार पर पिन की गई तस्वीरें, सब उस रैकेट के टुकड़े थे जो अब तक अधूरे थे। करोल बाग के गोदाम से छुड़ाई गई लड़कियों की गवाही से एक नया सुराग मिला था। एक लड़की ने कांपती आवाज में बताया, वहां एक आदमी आया था,
उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब देखा। सब उसे साया कहते थे। उसके सामने कोई सवाल नहीं करता था। शालिनी की आंखें सिकुड़ गईं। यह साया कौन था? क्या वह रैकेट का असली मास्टरमाइंड था, जो रोहन मेहरा जैसे लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता था? शालिनी ने अहमद को बुलाया। अहमद, अब मिशन और खतरनाक हो गया है। हमें साया तक पहुंचना है, लेकिन इसके लिए हमें उस दुनिया में उतरना होगा जहां न कोई भरोसा करता है, न कोई सच बोलता है। अहमद ने सिर हिलाया। मैडम, मैं तैयार हूं। जिस दिन आपकी जान बचाई थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब पीछे नहीं हटूंगा। शालिनी ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन साया। इस बार मिशन का दायरा दिल्ली से बाहर निकल रहा था। खुफिया सूत्रों से पता चला कि साया का अगला ठिकाना नोएडा के एक पुराने गोदाम में था, जहां से लड़कियों को विदेश भेजने की तैयारी थी। लेकिन इस बार शालिनी ने फैसला किया कि वह अहमद को अकेले नहीं भेजेगी। उसने अपनी टीम की एक तेज तर्रार महिला कांस्टेबल रीमा को शामिल किया। रीमा को नकली पहचान दी गई। वह एक ऐसी लड़की बनेगी जो रैकेट में नई भर्ती हुई थी। अहमद का काम था उसे गोदाम तक पहुंचाना और वहां की हर हरकत को रिकॉर्ड करना। अहमद को एक नया रिक्शा दिया गया, जिसमें हिडन कैमरा और माइक पहले से फिट थे। शालिनी ने उसे एक छोटा सा ट्रैकर भी दिया, जो उसके जूते में छिपा था। अहमद, अगर कुछ गलत हुआ तो ये ट्रैकर हमें तुम तक पहुंचाएगा। लेकिन याद रखना, साया कोई साधारण आदमी नहीं है। वह हर कदम पर नजर रखता है। अहमद ने सिर झुकाया। मैडम, आप भरोसा रखिए। मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है कि अब कोई बेटी उन गलियों में नहीं रोएगी। नोएडा की एक सर्द रात थी। सड़कों पर कोहरा छाया था और गोदाम के आसपास सन्नाटा। अहमद अपने रिक्शे में रीमा को लेकर गली नंबर 9 में पहुंचा। रीमा ने चेहरा ढका हुआ था और उसकी चूड़ियां हल्की आवाज कर रही थीं। गोदाम के बाहर 2 आदमी खड़े थे, दोनों के हाथों में सिगरेट और आंखों में शक। कौन है? एक ने पूछा। लड़की लाया हूं, साहब ने बुलाया था, अहमद ने शांत लहजे में कहा। उसने रीमा की ओर इशारा किया। एक आदमी ने रीमा को ऊपर से नीचे तक देखा और फोन पर किसी से बात की। ठीक है, अंदर ले जाओ। गोदाम के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में टिमटिमाती लाइट। वहां पहले से ही 5-6 लड़कियां थीं। सभी डरी हुई, चुपचाप बैठी। रीमा को उनके पास बिठाया गया। अहमद को बाहर इंतजार करने को कहा गया। उसने कैमरा ऑन रखा और माइक चालू किया। तभी एक लंबा पतला सा आदमी अंदर आया। चेहरा छुपा हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे बर्फ। सामान तैयार है? उसने पूछा। एक गुंडे ने कहा। हाँ साया साहब, कल रात तक शिपमेंट तैयार हो जाएगा। दुबई की डील पक्की है। अहमद का दिल तेजी से धड़का। साया सामने था। उसने चुपके से शालिनी को सिग्नल भेजा। साया यहां है। शालिनी की टीम पहले से ही गोदाम के आसपास छिपी थी, लेकिन तभी कुछ गलत हुआ। एक गुंडे ने अहमद की ओर देखा और शक भरी नजरों से पूछा, तू बार बार फोन क्यों देख रहा है? अहमद ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, अम्मी का फोन था। लेकिन गुंडे को शक हो गया। उसने अहमद का कॉलर पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। गोदाम के अंदर साया ने अहमद की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। तू कौन है, रिक्शा वाला? अहमद ने शांत स्वर में कहा। बस सवारी लाया हूं। साया ने हंसा। सवारी या जासूस? उसने अपने आदमी को इशारा किया। एक गुंडे ने अहमद की तलाशी शुरू की। तभी ट्रैकर का बटन गलती से दब गया। शालिनी को सिग्नल मिला। अहमद खतरे में था। पलक झपकते ही पुलिस की टीमें गोदाम पर टूट पड़ी। सायरन की आवाज, टॉर्च की रोशनी और पुलिस की दौड़। साया भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शालिनी ने खुद उसे दबोच लिया। बस साया, खेल खत्म, उसने कहा। गोदाम से 12 लड़कियां छुड़ाई गईं। साया के फोन और लैपटॉप से डेटा मिला, जिसमें विदेशी कनेक्शन के सबूत थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब साया की असली पहचान सामने आई। वह कोई और नहीं, एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस अधिकारी था, जो रैकेट को सालों से चला रहा था। थाने में साया उर्फ रमेश चौधरी हथकड़ी में था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में हार की चमक थी। शालिनी ने उससे कहा, तुमने वर्दी को धोखा दिया, लेकिन एक रिक्शा ड्राइवर ने उसे सम्मान दिया। बाहर मीडिया की भीड़ थी, अखबारों में सुर्खियां थीं। रिक्शा ड्राइवर और आईपीएस की जोड़ी ने तोड़ा अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट।
अहमद अब नागरिक सिपाही योजना का चेहरा बन चुका था। शालिनी ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। अहमद, अब तुम सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की उम्मीद हो। अहमद ने सिर झुकाया। मैडम, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था, लेकिन अगर आप जैसी अफसर न होती तो मैं सिर्फ एक रिक्शा ड्राइवर ही रहता। ऑपरेशन साया की सफलता के बाद नागरिक सिपाही योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा हुई। अहमद अब हर शहर में जाता, लोगों को जागरूक करता। एक दिन जब वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, एक छोटी सी लड़की ने पूछा, अहमद अंकल, आप डरते नहीं थे? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, डरता था, लेकिन जब तुम जैसी बेटियों की बात आती है तो डर भाग जाता है। शालिनी ने एक नया मिशन शुरू किया, मिशन आजादी। इसका मकसद था हर उस इंसान को आवाज देना जो गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। और इस मिशन का पहला चेहरा था अहमद, जिसने साबित किया कि इंसानियत की ताकत किसी भी साए को मिटा सकती है। मिशन आजादी की गूंज अब दिल्ली की गलियों से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी थी। अहमद खान, जो कभी एक साधारण रिक्शा ड्राइवर था, अब नागरिक सिपाही योजना का चेहरा बन चुका था। शालिनी वर्मा, एक निडर आईपीएस अधिकारी, और अहमद की जोड़ी ने न सिर्फ मानव तस्करी के रैकेट को ध्वस्त किया, बल्कि समाज में एक नई चेतना जगा दी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साया उर्फ रमेश चौधरी की गिरफ्तारी के बाद भी रैकेट की कुछ जड़ें बाकी थीं, और शालिनी को पता था कि असली जीत तब होगी जब हर बेटी बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। इस बार मिशन था इंसानियत की ताकत को हर दिल तक पहुंचाना और समाज को सिखाना कि सच्चाई और हिम्मत के सामने कोई रैकेट टिक नहीं सकता। रमेश चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उसके लैपटॉप से मिले डेटा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। रैकेट का एक आखिरी ठिकाना था गाजियाबाद में एक पुराना फैक्ट्री परिसर, जहां से न केवल लड़कियों को विदेश भेजा जाता था, बल्कि अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी भी होती थी। यह ठिकाना रैकेट का आखिरी गढ़ था, जिसे एक रहस्यमयी शख्स चला रहा था, जिसे सिर्फ मालिक के नाम से जाना जाता था। शालिनी को यकीन था कि यह मालिक रैकेट का असली दिमाग था, जिसके बिना यह नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। शालिनी ने अपनी टीम के साथ एक आखिरी ऑपरेशन की योजना बनाई, ऑपरेशन आखिरी साया। इस बार मिशन में अहमद की भूमिका और भी बड़ी थी। वह अब न सिर्फ एक जासूस था, बल्कि समाज का वह चेहरा था जो लोगों को हिम्मत दे रहा था। शालिनी ने अहमद से कहा, यह आखिरी जंग है अहमद। अगर हम मालिक को पकड़ लेते हैं तो यह रैकेट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें उन गलियों में जाना होगा जहां लोग अपनी जुबान तक बेच देते हैं। अहमद ने जवाब दिया, मैडम, जब तक आपके जैसी अफसर मेरे साथ हैं, मैं हर गली में उतरने को तैयार हूं। यह मेरे लिए सिर्फ मिशन नहीं, मेरी अम्मी और बहन की इज्जत की लड़ाई है। गाजियाबाद की एक ठंडी रात थी। फैक्ट्री परिसर के आसपास सन्नाटा पसरा था, लेकिन अंदर की हलचल कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अहमद अपने रिक्शे में एक बार फिर रीमा, महिला कांस्टेबल, को लेकर पहुंचा। इस बार रीमा का किरदार एक ऐसी लड़की का था जिसे विदेश में नौकरी का लालच देकर लाया गया था। अहमद का काम था रीमा को फैक्ट्री के अंदर तक पहुंचाना और मालिक की हर हरकत को रिकॉर्ड करना। फैक्ट्री के गेट पर सशस्त्र गार्ड्स थे। अहमद ने शांत लहजे में कहा, लड़की लाया हूं, साहब ने बुलाया था। एक गार्ड ने फोन पर बात की और उन्हें अंदर ले गया। अंदर का नजारा डरावना था। लड़कियां एक कोने में डरी सहमी बैठी थीं। कुछ बक्सों में हथियार और ड्रग्स के पैकेट्स रखे थे। अहमद ने अपने जूते में छिपा ट्रैकर चालू रखा और हिडन कैमरे से सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी एक आदमी अंदर आया। उम्र करीब 60 साल, सफेद बाल, चेहरे पर गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चमक। वह था मालिक। उसने रीमा की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, यह सही है, इसे अगले शिपमेंट में भेजो। अहमद ने चुपके से शालिनी को सिग्नल भेजा, मालिक यहीं है। लेकिन तभी एक गार्ड ने अहमद की ओर शक भरी नजरों से देखा। तू ज्यादा देर से खड़ा है, कुछ गड़बड़ है क्या? अहमद ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, बस पैसे का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मालिक की नजरें अहमद पर टिक गईं। उसने धीरे से कहा, इसकी तलाशी लो। गार्ड ने अहमद का कॉलर पकड़ा और तलाशी शुरू की। तभी ट्रैकर की हल्की बीप सुनाई दी। मालिक ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया
यह जासूस है। अहमद को पकड़ लिया गया और रीमा को भी बंधक बना लिया गया। स्थिति बेकाबू हो रही थी, लेकिन अहमद ने हार नहीं मानी। उसने अपने जूते से ट्रैकर को जोर से दबाया, जिससे शालिनी को आपातकालीन सिग्नल मिला। शालिनी की टीम ने बिना देरी किए फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। सायरन की आवाज, पुलिस की टॉर्च और गोलियों की गूंज। मालिक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अहमद ने हिम्मत दिखाई। उसने एक गार्ड को धक्का देकर रीमा को छुड़ाया और खुद मालिक के पीछे दौड़ा। एक अंधेरी गली में अहमद ने उसे दबोच लिया। अब कोई बेटी नहीं बिकेगी, अहमद ने कहा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मालिक की पहचान सामने आई। वह एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर था, जिसके कनेक्शन मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक फैले थे। फैक्ट्री से 20 लड़कियां, हथियार और ड्रग्स बरामद हुए। यह शालिनी और अहमद की सबसे बड़ी जीत थी। गिरफ्तारी के बाद शालिनी और अहमद को राष्ट्रीय सम्मान मिला। एक समारोह में, जहां सिख समुदाय के लोग भी मौजूद थे, शालिनी ने मंच से कहा, सिख धर्म हमें सिखाता है निर्भु निर्वैर, यानी बिना डर और बिना दुश्मनी के जीना। अहमद ने यही सिखाया। वह भले ही सिख नहीं, लेकिन उसकी हिम्मत और इंसानियत ने सिख धर्म की उस सीख को जिया कि हर इंसान की रक्षा करना हमारा धर्म है। अहमद ने माइक लिया। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरी अम्मी ने सिखाया। जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, चाहे कितना भी डर लगे। और शालिनी मैडम ने मुझे दिखाया कि वर्दी और इंसानियत मिलकर क्या कर सकते हैं। उसने अपनी पगड़ी को छुआ और कहा, यह पगड़ी मेरी शान है और आज इसने हर बेटी की इज्जत की रक्षा की है। मिशन आजादी अब एक आंदोलन बन चुका था। सिख समुदाय ने इस मिशन को अपनाया और हर गुरुद्वारे में नागरिक सिपाही योजना के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सबने एक नई सीख अपनाई। जब तक एक भी इंसान गलत के खिलाफ खड़ा है, कोई रैकेट नहीं टिक सकता। अहमद अब हर शहर में जाता, लोगों को सिखाता कि डर को हारने देना ही सबसे बड़ी हार है। एक दिन जब अहमद और शालिनी एक गुरुद्वारे में गए, एक बुजुर्ग सिख ने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने हमारी सीख को जिया। सिख धर्म कहता है, सत श्री अकाल, सत्य हमेशा जीतता है। तूने सत्य की जीत कराई। अहमद की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बाबा जी, मैंने सिर्फ इंसानियत की पुकार सुनी। शालिनी ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, अहमद ने सिखाया कि वर्दी हो या पगड़ी, असली ताकत दिल में होती है। जब इंसानियत और सिख की सीख मिलती है तो कोई साया, कोई मालिक, कोई रैकेट नहीं बचता। उस रात जब अहमद अपने घर लौटा, उसकी छोटी बहन ने पूछा, भैया, आप इतने बड़े हीरो कैसे बन गए? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हीरो वही बनता है जो गलत को देखकर चुप न रहे, और यह सीख मुझे सिख धर्म ने दी। सच के लिए लड़ो, डर को भगाओ। दिल्ली की गलियां अब पहले से ज्यादा सुरक्षित थीं। शालिनी और अहमद की जोड़ी ने न सिर्फ एक रैकेट को खत्म किया, बल्कि समाज को सिखाया कि इंसानियत की ताकत से कोई भी जंग जीती जा सकती है। अब एक सवाल आपसे, अगर आप शालिनी वर्मा और अहमद खान की जगह होते और आपको ऐसी खतरनाक मानव तस्करी रैकेट के खिलाफ लड़ना पड़ता, तो आप क्या करते? क्या आप अहमद की तरह इंसानियत के लिए जोखिम उठाते या शालिनी की तरह सिस्टम के भीतर रहकर बदलाव लाने की कोशिश करते? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।